नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार फिर से डीके शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, भारतीय इतिहास के एक नए अध्याय की ओर हम लोग आज बढ़ेंगे। एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा और वो आपका अध्याय 10 है पाठ्यक्रम के अनुरूप, यानी चैप्टर नंबर 10, जिसमें अब हम मौर्योत्तर काल के बाद का इतिहास पढ़ेंगे। यानी अभी तक जो आप पढ़ रहे थे, अभी तक जो भी लेसन था आपका, वो पोस्ट मौर्य एज तक पहुंचा था। और पोस्ट मौर्य एज के बाद आप देखेंगे एक नया युग शुरू होता है जिसे हम गुप्त काल के नाम से जानते हैं। तो भारतीय इतिहास में अगला जो अध्याय आता है या अगला कालखंड आता है उसे गुप्त काल की संज्ञा दी जाती है, गुप्ता पीरियड के नाम से जानते हैं। तो जो ये आपका चैप्टर नंबर 10 है, ये बेसिकली गुप्त एज से लेकर के और हर्षवर्धन के समय तक पूरा इतिहास है, और यहीं पर आपके प्राचीन इतिहास का लगभग समापन भी हो जाता है। तो अब आप लगभग एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहे हैं, और इस क्रम में चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं इस अध्याय की। तो चैप्टर नंबर 10 का टाइटल बनाया गया है, शीर्षक रखा गया नए साम्राज्य और राज्य। तो हम लोग इसी पर बात करेंगे। तो इसमें आज हम लोग यहां पर नए साम्राज्य और राज्य यानी न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, इस संदर्भ में यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 1 पर। यानी इसका लेक्चर 1 में स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें गुप्त वंश के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले एक इंट्रोडक्शन आप सब लिखिएगा और फिर मैं उसी क्रम में चीजों को समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। देखिए, यहां पर टर्म है नए साम्राज्य और राज्य, न्यू एम्पायर एंड किंगडम। तो यहां पर जो नए साम्राज्य टर्म यूज किया गया है वो इस संदर्भ में कि एक नया साम्राज्य खड़ा होता है, गुप्त वंश का साम्राज्य, जिसे गुप्ता एम्पायर हम कहते हैं। और कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद नए नए राज्यों का उदय होता है। उन राज्यों में से आप देखेंगे एक साम्राज्य बनता है और उसी को कहा गया यहां पर गुप्त साम्राज्य। तो उसी की आज की कहानी है। तो इंट्रोडक्शन लिखिएगा। मौर्योत्तर काल में उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कुषाण थे। कुषाणों के पतन के बाद उत्तर भारत में कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। इनमें कई राजतंत्र और कुछ गणतंत्र राज्य शामिल थे।
राजतंत्र में सर्वाधिक शक्तिशाली गुप्त थे जिनका उदय तीसरी शताब्दी के मध्य में मगध में हुआ। संभवतः ये कुषाणों के सामंत थे। सामंत कहा जाता था अधीनस्थ शासकों को, सबऑर्डिनेट रूलर्स को, अधीनस्थ शासक। संभवतः ये कुषाणों के सामंत थे, लेकिन कुषाण शक्ति के कमजोर पड़ने पर इन्होंने मगध में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली और आगे चलकर संपूर्ण उत्तर भारत को विजित कर एक विशाल साम्राज्य कायम किया। एक विशाल साम्राज्य कायम किया। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि पोस्ट मौर्य एज के बाद कई छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। यानी कि आप देखेंगे गुजरात के रीजन में वल्लभी केंद्र बना, वहां पर कुछ नए राज्य पैदा हुए। फिर इसी तरीके से मालवा के क्षेत्र में अलग राज्य पैदा हुए। मालवा जो मध्य प्रदेश का इलाका है, ऐसे अर्जुनायन क्षेत्र आया, आगरा और जयपुर के आसपास का क्षेत्र, वहां नया राज्य खड़ा हुआ। तो भारत का एक राजनीतिक विखंडन हो गया, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। दरअसल ये बहुत व्यवहारिक बात है कि जब कोई केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ती है, सेंटर कमजोर पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में कई छोटी छोटी स्वतंत्र शक्तियां पैदा होती। तो नॉर्थ इंडिया का पॉलिटिकल सेंटर बना हुआ था कुषाणों का राज्य, और जब कुषाण कमजोर पड़ गए तो इसका बेनिफिट लेकर के, इसका एडवांटेज लेकर के कई छोटे छोटे राज्य पैदा हो गए। पूरे उत्तर भारत का राजनीतिक विखंडन हो गया, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। और ऐसे में ही आप देखेंगे यहां पर गुप्त वंश का उदय मगध में हुआ। तो मगध में गुप्तों का उदय हुआ और आगे चलकर इन्हीं गुप्त राजवंश के राजाओं ने, विशेषकर नाम लूं मैं तो समुद्रगुप्त का,
जिसने पूरे उत्तर भारत को जीत करके एक विशाल साम्राज्य कायम कर लिया और इस तरह से एक महान गुप्त साम्राज्य खड़ा हुआ। तो एक कहानी उसी पर आधारित है। तो ये इंट्रोडक्शन अब आप समझ गए होंगे। इसके साथ साथ इसमें एक लाइन और जोड़ देंगे। इसी समय गणतंत्रों में लिच्छव गणराज्य ने भी प्रमुखता हासिल कर ली। तो यहां पर आप देखिए राजतंत्र और गणतंत्र दोनों तरह की व्यवस्था मिलती है। और गणतंत्र की जब भी हम बात करते हैं, या आप पहले भी पढ़ चुके हैं महाजनपद काल में, तो कई राज्यों का संघ होता था और संघ के अलग अलग प्रधान मिलकर के अपना राजा चुनते थे। तो इसी कारण से इन्हें गणराज्य कहा जाता। और महाजनपद काल ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से ही लिच्छव एक महान गणराज्य बना हुआ था। तो राजतंत्रों में सबसे शक्तिशाली गुप्त हुए और गणतंत्रों में सबसे शक्तिशाली लिच्छव गणराज्य हुआ। तो ये दो अहम बातें आप ध्यान रखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देता हूं। आफ्टर डिक्लाइन ऑफ कुषाण एम्पायर, a new power was raised in Magad. Known as Guptas. Probably they were feudators that means subordinate ruler. They were feudators, that means subordinate ruler of Kushanas. But after decline of Kushan's power, they got independent status and founded a new kingdom, Gupta Kingdom. During the course of time, they become more powerful
and established a great empire, by annexed entire northern India. Entire northern India. At same time, लिच्छवी गणराज्य became prominent. तो ये कहानी है गुप्ता एम्पायर के राइज की। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम बात करते हैं गुप्त वंश की यानी गुप्ता डायनेस्टी की, तो आप इसमें पहले तो एक टाइम फ्रेम देखें कि लगभग तीसरी शताब्दी के मध्य से लेकर पांचवी शताब्दी ईस्वी तक इन्होंने प्रमुखता हासिल की। ये इनका टाइम पीरियड है, यानी कि अगर लिखा जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 250 ईस्वी से लगभग 500 ईस्वी के बीच तक आप कह सकते हैं इनका प्रमुख महत्व बना रहा। यानी अबाउट 3rd century BC, mid of 3rd century BC, up to mid of 5th century, 3rd century AD, about mid of 3rd century AD up to 5th century AD. ये इनकी कहानी। अब इसमें कुछ प्रमुख शासकों के नाम आते हैं। जैसे पहला नाम आता है इसमें श्रीगुप्त का। श्रीगुप्त का। तो श्रीगुप्त के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण बात है कि यह इसका संस्थापक माना गया है, फाउंडर माना गया है। और दूसरी बात कि इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। महाराज की उपाधि यानी टाइटल ऑफ महाराज। फिर इसके बाद दूसरा नाम आता है इसमें
घटोत्कच का, ये श्रीगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी हुआ घटोत्कच। और घटोत्कच के बारे में भी आप नोटिस करें तो इसने भी महाराज की उपाधि धारण की, महाराज की उपाधि, उपाधि यानी टाइटल ऑफ महाराज। लेकिन फिर इसके बाद आप देखेंगे यहां पर कि जो अगला नाम आता है वो नाम है इसमें चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब इनके संदर्भ में आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसकी टाइटल हो जाती है महाराजाधिराज, महाराजाधिराज। महाराजाधिराज ये इसकी टाइटल हो जाती। और लगभग 319-20 ईस्वी में इसका कोरोनेशन होता है, राज्याभिषेक, राज्याभिषेक होता है यानी कोरोनेशन। कोरोनेशन मतलब राज्यारोहण, गद्दी पर बैठना। तो कोरोनेशन होता है 319-20 एडी में। और इसी समय ये एक नए संवत की शुरुआत करते हैं जिसे कहा गया गुप्त संवत, गुप्त संवत कहा गया। गुप्ता एरा स्टार्ट होता है यहां से, गुप्ता कैलेंडर। अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में इसने गुप्त संवत चलाया, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो ये बातें नोटिस करने वाली हैं कि जो इनके पहले पूर्ववर्ती शासक हुए, अर्लियर रूलर, यानी श्रीगुप्त और घटोत्कच, ये दोनों महाराज की टाइटल से गद्दी पर बैठे, यानी कि इनकी स्थिति अर्ध स्वतंत्र शासक जैसी। ये अभी शायद कुषाणों के अधीन थे, कुषाणों के सबॉर्डिनेट बनकर रूल कर रहे थे, अभी पूरी तरह से स्वतंत्र स्थिति में नहीं आ पाए थे। तो शायद इसका एक यहां पर स्टेटस ये शो करता है महाराज की टाइटल। तो फाउंडर के तौर पर श्रीगुप्त को देखा जाता है, लेकिन जिस तरह से महाराजा धीराज बन गया चंद्रगुप्त प्रथम यानी राजाओं का राजा, तो इससे इसकी एक तो शक्ति बढ़ी दिखाई देती है, क्षेत्र बड़ा दिखाई देता है और यह पूरी तरह स्वतंत्र शासक बन गया। यही कारण है कि यहां पर इन्हें वास्तविक संस्थापक माना गया। तो यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक यानी रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी। तो इस तरीके से अगर यहां पर हम देखें, यहां से गुप्त वंशावली की शुरुआत होती। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या पाते हैं, यानी 319-20 में इसका शासन क्रम शुरू होता है और ये फिर आप देखेंगे लगभग 319-20 से लेकर के 335 ईस्वी तक शासन करता है, यानी 1920 एडी से 335 एडी तक इनका रूल चलता है। फिर इस क्रम में अगला महत्वपूर्ण नाम आता है किसका, तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ उसका बेटा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त
अब समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया है, ये लगभग 335 ईस्वी से लेकर और 375 ईस्वी तक शासन करते हैं। 375 एडी तक लगभग इनका रूल चलता है समुद्रगुप्त का। और मैंने कहा इन्हें भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया है। और इनके बारे में हमें इनके प्रशस्ति से, प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है, जिस पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया, इससे ये देखिए, नेपोलियन फ्रांस का राजा हुआ, जिसे यूरोप में एक बहुत बड़ा साम्राज्य कायम करने का श्रेय दिया जाता है, फ्रांसीसी साम्राज्य, फ्रेंच एम्पायर। नेपोलियन ने अपने आसपास के सभी भागों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य कायम किया था। तो इसकी तुलना की है विंसेंट स्मिथ ने भारत के नेपोलियन के रूप में, यानी इसने भी पूरे उत्तर भारत को जीत करके एक विशाल गुप्त साम्राज्य कायम किया था। और यहां से समुद्रगुप्त के समय ही एक महान गुप्त साम्राज्य खड़ा हुआ। फिर इस परंपरा में अगला नाम जुड़ता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी और उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड, जिनकी टाइटल थी विक्रमादित्य, तो ये विक्रमादित्य के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। अब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जो समय है वो लगभग 375 एडी से लेकर 415 एडी तक इनका समय है। और यही आप देखेंगे गुप्त वंश के सबसे महान शासक में गिने जाते हैं। इन्हें महान शासक की संज्ञा दी जाती, ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है, क्योंकि इनके समय कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल में उल्लेखनीय प्रगति होती है, रिमार्केबल प्रोग्रेस दिखाई देती है। फिर इसके बाद इसी वंशावली में अगला नाम जुड़ जाता है चंद्रगुप्त के बेटे कुमारगुप्त का, और फिर कुमारगुप्त के बाद नाम जुड़ जाता है उनके बेटे स्कंदगुप्त का। ये गुप्त वंशावली के कुछ महत्वपूर्ण शासकों के नाम हैं। अब इनका समय अगर देखा जाए, टाइम देखा जाए, तो कुमारगुप्त का शासन 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक माना गया है, और स्कंदगुप्त का समय 455 ईस्वी से लेकर के 467 ईस्वी तक माना गया है, यानी 415 एडी से 467 एडी तक। ये गुप्त वंशावली है जो वास्तव में चंद्रगुप्त प्रथम से शुरू होती है। चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, जिसमें कुमारगुप्त का जिक्र पहले भी मैंने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर बहुत प्रसिद्ध हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का समय स्वर्णिम काल माना जाता है गुप्त काल के लिए, प्राचीन भारत के लिए, यानी इसे क्लासिकल एज या गोल्डन एज के तौर पर देखा जाता है। इसी समय महान विद्वान भारत में कई हुए, चाहे वो कालिदास रहे हो, चाहे वराह मिहिर रहे हो, चाहे धन्वंतर जैसे चिकित्सा शास्त्री रहे हो, या फिर चाहे यहां पर आप कह सकते हैं अमर सिंह जैसे संस्कृत व्याकरण कोश के रचयिता हुए हो, बैताल भट्ट जैसे महान राजनीतिक चिंतक हुए हो, या फिर आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ हुए हो। तो ज्ञान, विज्ञान, गणित सभी क्षेत्रों में चंद्रगुप्त द्वितीय का काल बहुत स्वर्णिम काल माना गया, क्लासिकल एज माना गया, और इस तरह से ये गुप्त वंश का इतिहास दिखाई देता है। तो इन्हीं के संदर्भों में, इन्हीं के रेफरेंस में एनसीईआरटी की बुक में आपको संक्षिप्त में कुछ बातें बताई गई हैं। अब हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने टेक्स्ट बुक पर आ जाते हैं। तो यहां पर एक टर्म लिखा है, क्या बताती है प्रशस्तियां। दरअसल यहां जो प्रशस्तियां आया है ये किस संदर्भ में आया है, तो एक प्रशस्ति मिली है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति ये इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद जिसका वर्तमान में नाम हो गया प्रयागराज, तो प्रयाग ही इसका पुराना नाम था और फिर मुगल काल में इसका नाम बदलकर इलाहाबाद हो गया। दरअसल अल्लाहाबाद से होते होते इलाहाबाद हो गया और मुगल बादशाह अकबर ने वहां पर एक किले का निर्माण करवाया गंगा नदी के घाट पर, गंगा रिवर के घाट पर, जहां गंगा यमुना का संगम होता है।
वहीं पर एक अकबर का किला बनाया गया और उसी में यह प्रशस्ति आज भी रखी हुई है। ये एक पाषाण स्तंभ पर लिखी गई है, एक पत्थर पर लिखा गया अभिलेख है, और इस अभिलेख को प्रशस्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई। तो इसी का नाम है प्रयाग प्रशस्ति, क्योंकि ये प्रयागराज जिले के पास एक स्थान है कौशाम्बी, वहां से प्राप्त हुआ था। इसे मुगल बादशाह अकबर ने कौशाम्बी से मंगाकर अपने किले के अंदर रखवा दिया, और इसी कारण से चूंकि ये प्रयागराज जिले में रखा है, इसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। ये समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है, समुद्रगुप्त के उपलब्धियों का जिक्र करता है, समुद्रगुप्त ने जो भारत पर विजय अभियान चलाया उसके बारे में जानकारी देता। इसकी रचना संस्कृत में समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, उन्होंने की है, और हरिसेन ने इसे जिस रूप में लिखा उससे समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में पता चलता। तो चलिए देखते हैं कि यहां पर क्या क्या जानकारी दी गई। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। यानी यह अशोक द्वारा बनवाया गया एक स्तंभ था और इसी स्तंभ पर इस अभिलेख को लिखा गया। तो इलाहाबाद की जगह पर अब आप इसे प्रयागराज भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में अब इस जिले का नाम बदलकर फिर से प्रयागराज हो गया। मोदी गवर्नमेंट ने यह नाम बदल दिया, आप सब जानते ही हैं। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें प्रयागराज में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना किसने की थी, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री थे हरिसेन, इन्होंने काव्य के रूप में इसकी रचना की थी। ये पूरी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। एक तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें बताती है, दूसरा ये इस अशोक स्तंभ पर ही उत्कीर्ण है, उसी पर लिखा गया एक लंबा अभिलेख है, और इसके साथ साथ रचनाकार इसके कौन है, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं और उनके मंत्री हैं, उनका नाम है हरिसेन। इन्होंने काव्य के रूप में इसकी रचना की है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक इंस्क्रिप्शन है। अभिलेख आप पढ़ चुके हैं किसे कहा जाता है, जब किसी कठोर सतह पर कोई लेख उत्कीर्ण किया जाए, इंस्क्राइब्ड किया जाए, तो उसे अभिलेख कहते हैं। तो ये पत्थर पर उत्कीर्ण किया गया, इंस्क्राइब्ड किया गया है। और प्रशस्ति क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई। यह संस्कृत का एक शब्द है प्रशस्ति, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा, यानी किसी की प्रशंसा करना। तो प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में पढ़ा था, कि प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, तो इस पर चर्चा हुई थी। शायद आपको याद आया, नहीं याद आया तो मैं यहां बता देता हूं कि गौतमी पुत्र सातकर्णी की जो प्रशस्ति है वो इनकी माता गौतमी बलश्री ने लिखवाया था। गौतमी बलश्री का एक अभिलेख मिला है, कहां से, नासिक से, इसीलिए इसको नासिक अभिलेख कहते हैं या इसे नासिक प्रशस्ति कहते हैं। महाराष्ट्र के नासिक से गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में जानकारी देने वाला एक अभिलेख मिला, जिसमें इसकी उपलब्धियों की चर्चा, इसकी प्रशंसा की गई, उसे नासिक प्रशस्ति कहते हैं। और यह गौतमी पुत्र सातकर्णी की मदर यानी उनकी माता गौतमी बलश्री द्वारा लिखवाया गया था। तो इस तरीके से अध्याय 9 में इनकी चर्चा आई थी कि ये सातवाहन वंश के सबसे महान शासक हुए थे, और इनके विषय में हमें इस प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। यानी कि गुप्त काल से पहले भी प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन था। जैसे एक उदाहरण आपके सामने मौर्योत्तर काल की यह प्रशस्ति है। तो यहां पर जो प्रशस्ति की बात हो रही, मतलब प्रशंसा, इसमें राजाओं की प्रशंसा की गई, उनकी उपलब्धियों का जिक्र किया गया। आगे बढ़ते, तो प्रशस्ति क्या होती है यह आपने समझ लिया। यानी ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो यूलोगी, यानी जिसमें बड़ाई की गई। अब ये चूंकि मिली है प्रयागराज जिले से, कौशाम्बी एक जगह है, कौशाम्बी प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के पास, वहीं से मिला था और वहां से मंगाकर मुगल काल में इसे अकबर के किले के अंदर रखवा दिया गया। तो ये अशोक स्तंभ पर
प्राप्त हुआ है लिखा हुआ एक लेख जो समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी देता। तो इसी को प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। और यहां पर अगर देखें तो आप पाएंगे कि एक लॉन्ग इंस्क्रिप्शन है, एक लंबा अभिलेख है, इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर। ये अशोकन पिलर पर इंस्क्राइब्ड है, जो कि वर्तमान में अब इलाहाबाद न कहकर इसको हम प्रयागराज कह सकते हैं, प्रयागराज में रखा हुआ। इसे कंपोज्ड किसने किया? तो इसे कंपोज्ड एक कविता के रूप में, काव्य के रूप में किया था हरिसेन ने। यह भी ध्यान रखिएगा, संस्कृत में लिखा गया, संस्कृत में कंपोज है। और ये हरिसेन थे कौन? तो ये एक कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के, और उनके मिनिस्टर भी थे, संधि विग्राहक मंत्री थे, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति के मंत्री थे, जिसे संधि विग्राहक कहा जाता था। तो ये युद्ध और शांति के मंत्री थे, गुप्त प्रशासन में, समुद्रगुप्त के प्रशासन में एक उच्च पद पर थे, जैसे आज रक्षा मंत्री होता है, डिफेंस मिनिस्टर। और इस दूसरी तरफ आप देखें, एक महान कवि भी थे जिन्हें उस दरबार में आश्रय मिलता था, तो इन्हें दरबारी कवि इसीलिए कहते हैं, कोर्ट पोएट थे। तो कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त में ये आश्रय पाते थे, और उन्होंने ही इस अभिलेख की रचना की, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। तो एक स्पेशल काइंड का ये इंस्क्रिप्शन है, जिसे हम प्रशस्ति कहते हैं। और प्रशस्ति संस्कृत का वर्ड है, जिसका मतलब होता है किसी के प्रेज में कोई बात कहना, इन प्रेज ऑफ, प्रशंसा करना। तो हमने जैसे पहले गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में यहां पर एक प्रशस्ति की चर्चा देखी थी, नासिक इंस्क्रिप्शन। तो नासिक इंस्क्रिप्शन गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में बताता है, ऐसे प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। आगे बढ़ा जाए, आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की। यानी यहां पर अगर आप देखें तो प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, समुद्रगुप्त के विषय में बताता है। यह समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करता है, जो उसकी अचीवमेंट्स रही उसका जिक्र करता है। मैंने कहा यह एक अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, जो पत्थर पर लिखा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की अचीवमेंट्स है, उपलब्धियां हैं, और उसमें आप देखेंगे तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया, कविराज, किंग ऑफ पोएट। तो कवि के रूप में प्रशंसा की गई, इसे कविराज की उपमा दी गई है, यहां तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। आप देखिए कि यहां पर किस तरह से डिवाइन किंगशिप को प्रूव किया जा रहा है, कि राजा की तुलना ईश्वर से की जा रही है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहां वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। तो जरा इसका एक अंश देखते हैं। योद्धा समुद्रगुप्त, वॉरियर समुद्रगुप्त की बात करता है, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों और तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों को दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता। तो इसमें गौर करने वाली बात है कि उस समय युद्ध की रणनीति में कुठार का प्रयोग, कुल्हाड़ी का प्रयोग, तीर का प्रयोग, भालों का प्रयोग, बर्छी का प्रयोग, तलवार का प्रयोग, गदा का प्रयोग, नुकीले तीरों का प्रयोग और इस तरह के हथियारों का प्रयोग युद्ध रणनीति में शामिल हो चुका था। ये कहते हैं घाव होते हुए भी उनका शरीर सुंदर दिखाई दे रहा। तो मैंने जो आपसे कहा कि विंसेंट स्मिथ नाम के एक इतिहासकार हुए, विंसेंट स्मिथ, वो भी समुद्रगुप्त को तुलना देते हैं नेपोलियन से। इन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहा है विंसेंट स्मिथ ने। और नेपोलियन मैंने कहा कौन था, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे यह फ्रांस का राजा हुआ, फ्रांस का सम्राट हुआ। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है इसमें
कि ये फ्रांस में बाद में हुए हैं, समुद्रगुप्त इनसे पहले हुए, लेकिन विंसेंट स्मिथ भारत में उस दौर में थे जब अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। तो जब ये लोग भारत में थे तो इन्होंने भारत के इतिहास के जिन चरित्रों को देखा, जिन कैरेक्टर्स को देखा, उनको अपने देश के या अपने क्षेत्र के लोगों से तुलना की। जैसे यूरोप के इतिहास से संबंधित जानकारी इनके पास थी, तो यूरोप में नेपोलियन एक बहुत बड़ा नाम था, एक बहुत फेमस पर्सनालिटी थी नेपोलियन, जिसने पूरे यूरोप में ग्रेट एम्पायर, एक वास्ट एम्पायर स्टैब्लिश किया था। तो इसीलिए इन्होंने कंपेयर करते हुए इसे इंडिया का नेपोलियन कहा। आगे बढ़ा जाए तो इन्हीं चीजों को यहां ट्रांसलेट कर दिया गया है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें इनके बारे में बताती है। और समुद्रगुप्त को इसमें वॉरियर बताया गया, कि योद्धा के रूप में दिखाया गया है। और साथ में यहां नोटिस करने वाली बात यह है कि इसमें आप देख सकते हैं कि बैटल में क्या क्या यूज होने लगा था, ये चीजें दिखाते, एक्सेस का, एरो का, स्पाइक्स का, स्पेयर्स का, बारबेट डार्ट्स का, स्वॉर्ड्स का, आयरन क्लब्स का, जेवलिन्स का, बारबेट एरोज का और लॉन्ग एरोज का, इस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल उस समय की वॉर टेक्निक में इंक्लूड हो चुका है। तो ये वेपन्स भी एग्जाम में आ सकते हैं कि किस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल होने लगा था, यानी कौन कौन से हथियारों का प्रयोग होने लगा था, इस पर भी आपसे जानकारी मांगी जा सकती है। तो ये कम से कम एक नजर आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब कहता, अगर तुम मानचित्र 7 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से दिखाया गया। यहां नोटिस करिएगा, यह कह रहा कि एक क्षेत्र है जिसको हरे रंग से दिखाया गया, हरे रंग से। ठीक, एक क्षेत्र है जिसे हरे रंग से दिखाया गया। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु देखेंगे, यानी इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कह रहा लाल बिंदु भी दिखाया गया है। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग से भी दिखाए गए, तो इसमें बैगनी कलर से भी क्षेत्र दिखाया गया है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो नीले रंग में भी कुछ चित्र दिखाए गए हैं। तो ये बैगनी कलर है, ऊपर नीला रंग है। इन चारों चीजों को आपको गौर करना, और इसमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से इन क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने अपना प्रभाव स्थापित किया था। जरा मानचित्र देखें तो ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में दिखाया गया है, ये उसके द्वारा प्रत्यक्ष शासित क्षेत्र था, जिस पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण था। ये केंद्रीय भाग था उसका। ठीक है, यहां पर साफ साफ लिखा, इसे आर्यावर्त कहा जाता था। तो नोटिस करिए कि ये जो ग्रीन कलर का क्षेत्र है, इसे क्या कहा गया है? आर्यावर्त। आर्यावर्त समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए क्षेत्र। यह है समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए क्षेत्र। समुद्रगुप्त ने कौन कौन से एरिया को जीता, तो इसको आर्यावर्त कहा गया। यहां मैप में आप गौर करिएगा, यह है आर्यावर्त का क्षेत्र। ठीक है, हरे रंग वाला क्षेत्र ये हो गया। फिर इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं कि एक यहां इस कलर में जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यानी इसको बैगनी कह लीजिए अगर, तो जो बैगनी रंग में आपको दिखाई दे रहा ये वाला भाग, तो ये जो पूरा भाग है इसे क्या कहा गया? आंतरिक राज्य। तो जो बैगनी कलर का क्षेत्र है इसे आंतरिक राज्य कहा गया। आंतरिक राज्य। और जो यहां नीले कलर में आपको मानचित्र पर दिख रहा है, नीले कलर में आप यहां पर देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट,
ठीक है, तो ये बैगनी क्षेत्र हो गया और ये नीला कलर, ये पूरा क्षेत्र क्या है, इसे कहा जा रहा है बाहरी राज्य, यानी जो उसकी सीमा से बाहर थे, तो इसे बाहरी राज्य कहा गया, बाहरी राज्य। और फिर इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहां पर जो लाल बिंदुओं का क्षेत्र दिखाया गया है, ये गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर, तो इसमें जीते गए नगरों को भी साथ में दिखाया जा रहा है, यानी जो लाल बिंदु है ये वो नगर है जो जीते गए नगर। तो इन रंगों के माध्यम से यहां पर मानचित्र देख करके आप बता सकते हैं कि समुद्रगुप्त ने कौन कौन से इलाकों को जीता। तो ये कह रहा है मानचित्र में आप प्रयाग को ढूंढो, इलाहाबाद का पुराना नाम, और फिर नया नाम हो गया यहां पर, नया नाम फिर हो गया इसका प्रयागराज, प्रयागराज। उज्जैन, पाटलिपुत्र, जो पटना है, ये सब आप देख सकते हैं गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो इसी के आधार पर प्रश्न आ सकता है गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र, महत्वपूर्ण केंद्र तो कौन कौन से हैं यहां पर, तो आप देख रहे हैं प्रयाग भी है, उज्जैन भी है, पाटलिपुत्र भी है, और इसी तरीके से यहां पर आगे चलकर अयोध्या भी एक केंद्र बनता। तो पाटलिपुत्र गुप्तों की राजधानी थी, और उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय की, जो चंद्रगुप्त सेकंड हुए, इनकी दूसरी राजधानी थी, दूसरी राजधानी, सेकंड कैपिटल। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी उज्जैन थी। उज्जैन के दरबार में ही उसके 9 विद्वानों की मंडली रहती थी, जिन्हें नवरत्न कहा गया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न, जिसमें कालिदास जैसे महान विद्वान भी शामिल थे। तो इस तरह से प्रमुख केंद्र है। फिर आर्यावर्त और दक्षिणापथ के राज्य के समुद्रगुप्त के व्यवहार में अंतर देखिए, उसने दक्षिण तक विजय प्राप्त की, लेकिन दक्षिण के राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया नहीं, और आर्यावर्त को जीतकर उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो यही वर्णन मिलता है उसके अभिलेखों में, प्रयाग प्रशस्ति में। इस मानचित्र में आप देखें, कह रहा है यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया। हरिशेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त के नीतियों का वर्णन करते हैं। तो यहां 4 संख्या याद रखिएगा, 4 अलग अलग उसने क्षेत्रों को जीता, जैसे आर्यावर्त की विजय, दक्षिणापथ की विजय, आंतरिक राज्यों की विजय, सीमावर्ती राज्यों की विजय। तो 4 तरह के राज्यों पर इसकी विजय है, सीमावर्ती राज्य, फ्रंटियर स्टेट्स, आंतरिक राज्य, इंटरनल स्टेट्स, आर्यावर्त की विजय, विक्ट्री ऑफ आर्यावर्त, और दक्षिणापथ की विजय। ये 4 विजय उसकी रही। तो जो हरे रंग का क्षेत्र है, यह आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उसके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी आर्यावर्त के कितने राजाओं को इसने हराया था, तो 9 शासकों। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अब आ रही है, ये जितनी है सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासकों को इसने हराया, दक्षिणापथ के 12 राजाओं को इसने हराया। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के मानचित्र पर लाल बिंदु से दिखाया भी गया। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी, यानी उन्हें उनका राज्य लौटा दिया गया, वापस कर दिया गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर उसने राज्य लौटाने की नीति अपनाई। आर्यावर्त को प्रत्यक्ष शासन में मिला लिया, उस पर डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया, लेकिन दक्षिणापथ के राज्यों को उसने जीतने के बाद लौटा दिया। इसी को ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कहा गया। तो यह विलय कर लिया उसने, एक्सेशन कर लिया, लेकिन यहां पर उसने उसे प्राप्त करके भी उन्हें लौटा दिया। तो दोनों की नीति में अंतर देख रहे हैं। आर्यावर्त को प्रत्यक्ष रूप से अपने शासन में ले लिया,
डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया और इसे जीतने के बाद उन विजित राजाओं को समर्पण करवा के लौटा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से दिखाया गया। तो ये देखिए, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा, जैसे असम है, तटीय बंगाल का क्षेत्र है, नेपाल है, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ है, जो आपने अध्याय 5 में पढ़ा भी था, जैसे गांधार का इलाका, तक्षशिला वाला क्षेत्र। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर कई तटीय भाग थे जिस पर उसने पड़ोसी राज्यों को अपने प्रभाव में लेने के बावजूद भी उन्हें स्वतंत्र रखा। और ये प्रभाव में कैसे लिया? समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में समय समय पर उपस्थित हुआ करते थे। तो 3 बातें, उपहार देना, आज्ञा का पालन करना और साथ में दरबार में समय समय पर हाजिरी लगाना, यह दिखाता है कि वो अधीनस्थ शासक की भूमिका में थे और इस तरह से समुद्रगुप्त के प्रभाव में रहते हुए शासन करना था। फिर बाहरी इलाके देखिए, जिसे नीले रंग से दिखाया गया। एक बार आप गौर करें तो यहां पर मैंने आपसे क्या कहा, जो नीले रंग से है वो बाहरी राज्य, जो बैगनी है आंतरिक राज्य। और यहां मानचित्र में भी आप देख रहे हैं नीले रंग से बाहरी वो राज्य है जिस पर समुद्रगुप्त ने यहां पर कहा जा रहा है कि प्रत्यक्ष शासन नहीं किया, बल्कि उसने वैदेशिक संबंध जोड़े। संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे ये राज्य। इसमें श्रीलंका के शासक भी शामिल थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। तो ये भी उसके प्रभाव में आए, अधीन रहे, लेकिन उन्हें स्वतंत्र शासन करने दिया गया। ये समुद्रगुप्त के 4 तरह के राज्यों के प्रति अपनाई गई नीतियां थी और उसकी विजय थी। इन विजयों के कारण ही समुद्रगुप्त को एक महान विजेता, पराक्रमी कहा गया है और उसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई। तो महान गुप्त साम्राज्य खड़ा करने में समुद्रगुप्त की भूमिका रही। तो ये सारी चीजें इंग्लिश में भी ट्रांसलेटेड है, अब आप इसको पढ़कर खुद से भी समझ सकते हैं। फिर समुद्रगुप्त के सिक्के भी मिले हैं जिसमें उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। तो समुद्रगुप्त को यानी संगीत के प्रति भी लगाव था, म्यूजिक के प्रति भी उसकी रुचि थी और इस तरह से उसके इन गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। इस सिक्के में उन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया, जो दिखाता है कि संगीत के प्रति उसका लगाव था। तो उसे एक संगीत प्रेमी सम्राट भी कहा गया। फिर इसके बाद वंशावली हमने देखी। वंशावली में अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। पूर्वजों के बारे में जानकारी का एक माध्यम है प्रशस्तियां। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह का मतलब हो गया परदादा, यानी परदादा के भी पिता। तो यहां पर आप कह सकते हैं उनके दादा यानी पितामह, और फिर प्रपितामह उससे भी पहले, दादाजी से भी जो पहले थे। और इसके साथ साथ यहां पर आप देखें तो आप पाएंगे कि इन वंशावलियों का यहां पर जिक्र किया गया है। तो मैंने अभी क्या लिखा था, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम का नाम, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त के दादाजी, समुद्रगुप्त के पिताजी, समुद्रगुप्त के पिताजी हो गए चंद्रगुप्त प्रथम। और फिर इनके जो दादाजी घटोत्कच और परदादा यानी श्रीगुप्त, सबका नाम यहां पर मिलता है। उनकी मां कुमार देवी लिच्छविगढ़ की थी। पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक माने जाते हैं जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, बड़ी उपाधि थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराज के रूप में ही उल्लेख है, जैसा हमने अभी पहले ही देखा। तो जो गुप्त वंश के संस्थापक है श्रीगुप्त, जो कि यहां पर प्रपितामह हो गए समुद्रगुप्त के, तो श्रीगुप्त की टाइटल थी महाराज, और उसके परदादा का नाम भी यहां पर अगर आप देखें तो महाराज के रूप में ही उल्लेख मिलता है।
तो दादा परदादा इन सबको महाराज की टाइटल के रूप में देखा गया। और इसके साथ साथ यहां पर आप देखेंगे कि आगे चलकर चंद्रगुप्त प्रथम ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। तो ये पूरी कहानी इस तरह से आपने पढ़ी। फिर समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली भी मिलती है, पूर्वजों की जानकारी यहां से भी मिलती है, अभिलेखों सिक्कों से भी इनके बारे में पता चलता है। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अंतिम शक शासक को समाप्त करके उत्तर पश्चिम भारत पर या पश्चिमी भारत पर अधिकार किसने किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। तो यहां पर मैंने क्या कहा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दरबार कहां था? उज्जैन में, इसकी दूसरी राजधानी। और यहीं पर जो 9 विद्वानों की मंडली रहती थी उनको 9 रत्न की उपमा दी गई, जिसमें कालिदास, अमर सिंह, छपड़क, बैताल भट्ट, वराह मिहिर जैसे महान विद्वान हुए और इन्हीं को 9 रत्न की संज्ञा दी गई। तो 9 रत्नों का दरबार था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। तो इनके बारे में हम लोग अध्याय 11 में आगे अभी पढ़ेंगे भी। तो ये जो गेनेलॉजीज है, इसके अंतर्गत कौन कौन से शासक शामिल हैं, ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके। फिर एक और संवत भारत में इसी दौर में देखने को मिलता है, वो है विक्रम संवत। विक्रम संवत के बारे में लिखा 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक हुए इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। सॉरी, हालांकि यह बड़ा डिस्प्यूटेड है, क्योंकि कुछ इतिहासकार कहते हैं मालवा में एक चंद्रगुप्त नाम का राजा हुआ था, विक्रमादित्य। मालवा में विक्रमादित्य नाम का एक राजा हुआ, उसने यह चलाया था, जो अलग है। और कुछ इतिहासकार कहते हैं गुप्त वंश के ही राजा चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिन्होंने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसे चलाया था। तो इस तरीके से यहां पर आपने गुप्तों का जो इतिहास पढ़ा, उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 319-20 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में गुप्त संवत चलाया। यह पहला कथन है। दूसरा लिखा, चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने गुप्त राज्य का अपार विस्तार किया। सही कथन चुने। तो यहां पर अभी अभी आपने पढ़ा है, बहुत गौर से आपको ध्यान देना है। चंद्रगुप्त सेकंड की बात हो रही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसका समय तो मैंने अभी आपको बताया कि 375 से लेकर 415 एडी माना जाता। तो यहां तो समय ही गलत हो गया, यानी ये गलत है स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। फिर इसके बाद, यानी ये बात हो रही है चंद्रगुप्त प्रथम की, लेकिन यहां लिखा हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय, तो कथन गलत है। दूसरा पढ़िए, चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त, ये उल्टा लिखा है। समुद्रगुप्त का पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय, ना कि इसका पुत्र ये था। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, यानी समुद्रगुप्त ने गुप्त राज्य का अपार विस्तार किया। आधा स्टेटमेंट सही है, आधा गलत है, लेकिन हम पूरे को मिलाकर पढ़े तो गलत हो गया, यानी कि ना तो एक और ना ही दो। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र तो गुप्तों की पहली राजधानी थी, केंद्रीय राजधानी। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, विक्रमादित्य के समय दूसरी राजधानी उज्जैन बनी। उज्जैन का दरबार 9 रत्नों से सुशोभित था। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो बच्चों, आज आपने यहां पर क्या पढ़ा? गुप्त वंश के बारे में आपने जाना, यानी अब आप प्राचीन भारत के इतिहास के अंतिम पड़ाव पर हैं। हमने आज गुप्ता डायनेस्टी के बारे में इतिहास पढ़ा, और अगली क्लास में इसी के लेक्चर नंबर 2 में, यानी अध्याय 10 पर ही अभी हम लोग लेक्चर नंबर 2 पर आगे डिस्कस करेंगे। और मैं इतिहास को हर्षवर्धन तक लेकर जाऊंगा, जहां पर आपका प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाए, एक सेगमेंट आपका समाप्त हो जाए।
तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।